रोहिंग्यंस, जो कि ज़्यादातर मुसलमान थे, हमेशा दबाए गए और उनके साथ हक तलफी हुई। जुल्म और ज़्यादती शुरू हो गई, उन्हें दबा कर रखा गया, मास किलिंग्स को अंजाम दिया गया, मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, इलीगल डिटेंशंस और उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा भी किया गया। इन सब की शुरुआत 1962 के बाद हुई। 1962 में बर्मा में मिलिट्री कू हुआ। मिलिट्री जनता का फॉर्मेशन किया गया। बर्मा में तकरीबन 150 एथनिक ग्रुप होने की वजह से जब भी पॉपुलेशन को यूनाइट करने की ज़रूरत हुई, मिलिट्री ने रोहिंग्यंस को सिंगल आउट करते हुए उनको सबका दुश्मन बताया। 1978 मिलिट्री ने ऑपरेशन ड्रैगन किंग लॉन्च किया, जिसके तहत करीब 2 लाख रोहिंग्यंस ने मिलिट्री के जुल्म से बचने के लिए बांग्लादेश की तरफ रुख किया। कुछ सालों बाद उनमें से करीब 1.25 लाख रोहिंग्यंस वापस म्यांमार लौट आए। 1982 में म्यांमार में गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 135 एथनिक ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन उस एक्ट से रोहिंग्यंस, जिनकी तादाद तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा थी, को बाहर रखा गया। उसके बाद रोहिंग्यंस ऑफिशियली स्टेटलेस हो गए, मतलब कि उनकी नागरिकता छीन ली गई। 1991 के ऑपरेशन क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन, जिसे मिलिट्री ने शुरू किया, एक बार फिर से 2.5 लाख रोहिंग्यंस बांग्लादेश पलायन कर गए और कुछ भारत में भी आए और मुख्तलिफ शहरों में बस गए। इसके बाद टेंशन्स कंटिन्यूसली बने रहे, छुटपुट वारदातें होती रहीं। लेकिन 2012 में 4 मुस्लिम लड़कों के ऊपर एक बुद्धिस्ट लड़की के रेप एंड मर्डर की तोहमत लगाई गई, जिसके बाद दंगे शुरू हुए, जिसमें तकरीबन 10 लाख रोहिंग्यंस अपने घरों से बेदखल हो गए। उनके घरों को जलाया गया, बुलडोजर्स चलाए गए और हज़ारों की तादाद में नौजवानों का कत्ल किया गया। लोकल मीडिया ने बताने की कोशिश की कि यह कम्युनल वायलेंस था, जो कि रोहिंग्यंस ने शुरू किया था। लेकिन दुनिया के मीडिया के सामने यह बात वाज़ेह हो गई कि यह वायलेंस कम्युनल वायलेंस नहीं बल्कि एक प्लान्ड वायलेंस था। ज़्यादातर कत्लेआम को बहुत ही घिनौने तरीके से अंजाम दिया गया और इस काम में दंगाइयों की मदद आर्म्ड फोर्सेस ने भी किया। उससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि इन सारी किलिंग्स की रिकॉर्डिंग उन दंगाइयों ने खुद की और सोशल मीडिया में सर्कुलेट भी किया, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस एक आवाज़ में एक ही बात कह रहे हैं कि रोहिंग्यंस दुनिया की सबसे ज़्यादा सताई हुई मजलूम कौम है। जब ये अपने ही वतन से भगाए जा रहे थे तो इनके पास वहां से भागने के लिए कोई साधन भी नहीं था। कोई नाव से आया, कुछ नाव के साथ डूब गए, कुछ ने तैर के अपना सफर तय किया। मेरे गांव में बहुत सारे लोग मारे गए। उस वक्त मेरे बेटे की पैदाइश हुई थी और सिर्फ हम लोग ही किसी तरह से भागने में कामयाब हुए। अभी तक हम अपने बच्चे का नाम भी नहीं रख सके। रास्ते में मैंने बहुत सारे डेड बॉडीज देखा, जिनके सर धड़ से अलग थे और हाथ पैर काट दिए गए थे। ऐसा कत्लेआम हर घर में देखने को मिला।
कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उन्हें वहां से निकाल ले जाए। कुछ औरतों की डिलीवरी रास्ते में हुई और कुछ ने अपने बच्चों को खो दिया। बांग्लादेश ने अपने कमजोर कंधों पर अपने मुसलमान भाइयों को पनाह दिया। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की इमदाद के ऐलान के बाद कई ममालिक सामने आए और इमदाद पहुंचाई। बहुत बड़े तादाद में दुनिया भर के एनजीओज उमड़कर बांग्लादेश पहुंचे और हर कोई अपने तरीके से उनकी मदद में जुड़ गया। अभी भी कई लोकल और इंटरनेशनल तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन हर किसी का यही सोचना है कि कब तक। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से तकरीबन 8 लाख रोहिंग्यंस कॉक्स बाजार एरिया में आ चुके हैं और रोजाना 2 से 3 हजार लोग अभी भी आ रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो सड़क के दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग अपनों को खोजते मिले। कई दिनों का पैदल सफर और उसके बाद नाफ नदी को क्रॉस करने की जद्दोजहद ने इनको कमजोर बना दिया था। यतीम बच्चों की भरमार और बेवाओं का दुखड़ा सुनने की ताकत हम में नहीं थी। कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां पर रोहिंग्यंस पनाह ले चुके थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से उनके पास खाने पीने की मदद भी नहीं पहुंच पाई थी। सोचिए, इस माहौल में हमारा फर्ज क्या है? क्या हम अभी भी दुनिया बटोरने में लगे रहेंगे? सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियो शेयर करने से काम नहीं बनेगा। हम सभी को उठना पड़ेगा और अपने मजलूम भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिनकी माली हैसियत है वो भी उठें, और जो फिजिकली मदद कर सकते हैं वो भी आगे आएं। इस जद्दोजहद में हर किसी का साथ चाहिए। उठिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल हम मदद के मोहताज हो जाएं।